আপনারা দেখছেন তারকেশ্বর মহাবিদ্যালয় ইউটিউব চ্যানেল। দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 12वीं के छात्रों का स्वागत है। हम लोग नशा कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि वीर और ईश्वरी दो मित्र हैं। ईश्वरी एक बहुत बड़े ज़मींदार घर का लड़का है और वीर एक साधारण घर से संबंध रखता है। दोनों एक साथ पढ़ते हैं और दशहरे की छुट्टियों में दोनों ईश्वरी के घर जाते हैं और वहाँ पे वीर अपनी वास्तविकता भूल के, अपनी हैसियत को भूलकर ज़मींदारों के रंग रूप का स्वरूप अपना लेता है वहाँ पे। और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि जब वे उसके घर पहुँचता है तो वो सारे ज़मींदारों की ही सारी आदतें अपना लेता है। वैसे ही उसी में आता है कि वो चारपाई पे लेटा हुआ था और जैसे ईश्वरी किसी से पाँव दबवा रहा था वो भी दबवा रहा था और सोच भी रहा था कि जैसे वो पहले ज़मींदारों की जिन आदतों का परिहास करता था, आज वो खुद वही कार्य कर रहा है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग 85 पेज नंबर का लास्ट पैरा से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। यहाँ वो बता रहा है कि पुरानी सभ्यता के लोग थे और अभी रोशनी केवल पहाड़ों की चोटी तक पहुँची थी, यानी अभी अभी वहाँ के कुछ जो नई पीढ़ी के बच्चे थे वे लोग पढ़ाई लिखाई उन लोगों की शुरू हुई थी। और अंदर से भोजन का बुलावा आता है, तब ये लोग स्नान करने जाते हैं। वो कहता है, वीर कहता है कि वो अपनी धोती अपने घर छांट लिया यानी धो लिया करता था, लेकिन यहाँ पे ईश्वरी की नकल करके वो अपनी धोती भी छोड़ देता है और नहीं धोता, क्योंकि उसे अपनी धोती खुद धोते हुए शर्म आ रही थी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्मा रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा उठते थे, यानी हॉस्टल में जब वो लोग रहते थे, वो कहता है कि वहाँ तो जूते पहन के ही मेज पे बैठ के वे लोग खाना खा लिया करते थे। यहाँ पाँव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए। कहार ने उसके पाँव धोए। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए। कहार ने मेरे भी पाँव धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। यानी यहाँ वो बता रहा है कि जिन आदतों की वो निंदा किया करता था, आज वो सारी बातें कार्य वो खुद भी कर रहा था। यानी किसी दूसरे से पाँव दबवाना, धुलवाना, ये सब आदतों की वो निंदा किया करता था, लेकिन आज वो स्वयं भी वही कार्य करवा रहा था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियाँ या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, यानी एक पूरा झुंड घेरे रहता था, यानी ढेर सारे नौकर चाकर उन लोगों को घेरे रहते थे। और वो कहता है कि गांव जाके वो सोचा था कि एकांत में खूब पढ़ाई होगी, लेकिन उसका ठीक उल्टा, उसका ठीक विपरीत वे लोग सारा दिन मौज मस्ती करते रहते थे
वह कहता है ईश्वरी खूब अंडे भी मंगवाता था और स्टोव पे वो लोग आमलेट बनाते थे। बोलता था नौकर ढेर सारे थे जो उन्हें हमेशा घेरे रहते थे। अपने हाथ पांव हिलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, केवल जवान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो आदमी पंखा झलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। यानी जैसा कि ईश्वरी ने उसका परिचय करवाया था कि वो वीर महात्मा गांधी का चेला है, तो वो कहता है कि अब वो मशहूर हो गया था कि वो महात्मा गांधी का बहुत बड़ा भक्त है। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में ज़रा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज़ न हो जाएं। बिछावन ठीक समय पर लग जाए, कुंवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते थे? उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। यानी वो कहता है कि वो इतना ज़्यादा नाजुक हो गया था कि ईश्वरी बल्कि अपना काम कर लेता था, लेकिन वीर अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करता था, क्योंकि उसका परिचय तो महात्मा गांधी के भक्त के रूप में ईश्वरी ने करवाया था और वो मेहमान भी था। इसीलिए कहता था अगर वो खुद बिछाता या कुछ काम करता तो उसकी महानता में बट्टा लग जाएगा। बट्टा यानी कलंक, दाग लग जाएगा। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। वो कहता है कि एक दिन सही में यही हुआ। ईश्वरी घर में था, वो अपनी माँ से कुछ बातचीत कर रहा था, उसे बाहर आने में देर हो गई। 10 बज गए थे और वीर की आंखें नींद से झपक रही थी, लेकिन वो बिस्तर कैसे बिछाता? कुंवर जो था, कोई 11:30 बजे मेहरा आया। बड़ा मुँहलगा नौकर था। एक नौकर था जो बहुत सबसे मिलजुल के रहता था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध न रही, यानी घर के कामों में वो व्यस्त हो गया था और बिस्तर लगाने को भूल गया था वो। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया, और अचानक जब उसे याद आई थी उस नौकर को कि उसने कुंवर साहब का बिस्तर नहीं लगाया, तो वो दौड़ा दौड़ा आता है बिस्तर लगाने। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी वही थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप न जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? झुंझला रहा था। यहाँ यानी उसकी एक एक आदतें गिनवा रहा है वीर कि वो कैसा हो गया था। वो कहता है एक तो नौकर वाली घटना घटी। फिर दूसरी बार क्या हुआ कि एक बार ईश्वरी नहीं था, वो कहीं दावत खाने गया हुआ था और शाम हो गई थी, लैंप जलाना था, लेकिन जबकि दिया सलाई रखी हुई थी, लेकिन वीर कैसे खुद जलाता, क्योंकि ईश्वरी अपना लैंप खुद से अपने हाथ से नहीं जलाता था और वो झुंझला रहा था, यानी क्रोधित हो रहा था। समाचार पत्र रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारद, यानी उसे समाचार पत्र रखा हुआ था, पढ़ना था, लेकिन लैंप नहीं था, नदारद यानी गायब था, और उसका ध्यान समाचार पत्र पढ़ने पे लगा था। दैव योग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। दैव योग से यानी भगवान की कृपा से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ गए। मैं उन्हीं पर उबल पड़ा, यानी
वीर कहता है कि वे उसी पे क्रोधित हो गए। उबल पड़ना यानी क्रोधित हो जाना। ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं, लैंप तो जलवा दो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था। कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, यानी हाथ जोड़कर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना। लोग कहते हैं कि वहाँ सुराज हो जाएगा तो ज़मींदार न रहेंगे, यानी स्वराज यानी यहाँ स्वराज जब हो जाएगा, यानी जब अंग्रेज सरकार से मुक्ति मिलेगी, अंग्रेज सियासत से मुक्ति मिलेगी, तब ज़मींदारी नहीं रहेगी, ऐसा उसने सुना था। तो वो पूछता है कि वीर तो गांधी जी का चेला है, तो वो क्या सोचता है कि क्या सही में ज़मींदारी तब चली जाएगी स्वराज आने पे। मैंने शान जमाई, ज़मींदारों के रहने की ज़रूरत ही क्या है। ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब ज़मींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। लोग खुशी से न देंगे, उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। जो लोग खुशी से नहीं देंगे, उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। ज्यों ही स्वराज हुआ, अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे। यानी वो कहता है, थोड़ी शान जमाता है और कहता है कि कुछ ज़मींदारों की तो ज़मीन छीन ली जाएगी और कुछ तो तैयार बैठे हैं अपनी ज़मीन आसामियों यानी मज़दूरों के नाम करने के लिए। और वो अपनी ओर इशारा करता है कि हम लोग तो तैयार बैठे हैं अपनी ज़मीन आसामियों के नाम लिखने के लिए। मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल ज़मींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। और उसे कहता है कि आजकल ज़मींदार लोग बड़ा जुल्म कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी ज़मीन उसे दे दे तो वो वहीं चल के उसकी सेवा करेगा। मैंने कहा, अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा। तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। यानी उसे जो थोड़ा सा बल मिला था, इस वीर ने उसे जो कहा कि हाँ, अगर जब स्वराज आएगा तो वो उसे अपने पास बुला लेगा, उसे ड्राइवरी सिखवा के उसे अपना ड्राइवर बना लेगा। उसी बल पे वो थोड़ा चढ़ जाता है ठाकुर, और वो उस दिन उसने खुशी के मारे खूब भंग पी ली और अपनी स्त्री को खूब पीटा और सुनाई पड़ा कि उसने महाजन से भी लड़ाई की। छुट्टी इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया, क्योंकि उसे वीर ने ये सांत्वना दी थी कि वो उसे ज़मीन देगा। वे बहुत खुश था। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हर एक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। वो कहता है कुबेरोचित विनय यानी कुबेर जो धन के देवता माने जाते हैं, वैसी विनय और देवत्व ईश्वरीय जो उसकी एक बहुत मतलब सरलता की मुहर उसने हर एक वहाँ के इंसान के हृदय पर लगा दी थी। वह कहता है उसको तो ये भी दिखाने की एक इच्छा थी, थोड़ा बड़प्पन दिखाने की, कि वो हर नौकर को इनाम भी दे, लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं था। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई
तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं, यानी बहुत भीड़ थी। इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर, उससे भी ख़राब थी इंटर क्लास की हालत। यही आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी, यानी करवट बदलने तक की जगह नहीं थी उसमें। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी प्रकार अन्याय करे तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है। यानी वे लोग अंग्रेजी शासन की बड़ाई कर रहे थे और कह रहा था कि वहाँ इस राज्य में तो बड़ा छोटा सब बराबर हैं, चाहे जो गलती करे उस पे अदालत कार्यवाही करती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया, अरे साहब, आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। यानी वे कहते हैं कि बादशाह भी अगर कोई गलत काम करे तो उस पर भी डिग्री यानी उस पर भी केस दर्ज किया जाता था। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिली थी। गट्ठर यानी एक कपड़े का बहुत बड़ा सा गट्ठर उसने बांध लिया था और वो कलकत्ते जा रहा था। वो कहता है भीड़ की वजह से गठरी रखने तक की कहीं जगह नहीं थी और उसने वो गट्ठर अपने पीठ पर बांध ली थी। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर जोर से लगाए। यहाँ वीर कहता है कि उस इंसान का एकदम पास में आकर खड़े होना और गठरी से उसके मुंह पे धक्का देना उसे बिल्कुल पसंद नहीं, उसे बड़ा क्रोध लग रहा था। और बहुत देर तक उसने अपने को संभाला, लेकिन एकाएक उसे क्रोध आ जाता है और वो खड़े होके उसे पीछे ढकेल देता है और 2 तमाचे ज़ोर से लगाता है। उसने आँख निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। यानी उसके ये कहने पे कि बाबूजी हमने भी किराया दिया है, वीर और क्रोधित हो जाता है और खड़े होके और 2-3 तमाचे उसे लगा देता है। गाड़ी में तूफान आ गया। यानी गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे सब बहुत क्रोधित होते हैं और वीर पे अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगते हैं बातों के माध्यम से, और चारों ओर से लोग कुछ न कुछ कहने लगते हैं। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? एक इंसान कहता है कि अगर इतने नाजुक हो तो अव्वल दर्जे में आना चाहिए था। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। फिर दूसरा कहता है कि बड़ा आदमी होगा तो अपने घर के लिए होगा, अगर उसे कोई मारता तो वो उसे दिखाता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर ज़रा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे। फिर जो इंसान पहले जो लोग बात कर रहे थे अंग्रेजी शासन की तारीफ़ कर रहे थे, उसमें से एक इंसान कहता है कि ये भी अंग्रेजी राज है जिस पर आपका बखान कर रहे थे।
एक ग्रामीण बोला, दफ्तर में घुस तो पावत नहीं, इस पे इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेज़ी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर, और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। वे कहता है चारों ओर से उसकी तरफ सारे लोग नाराज़ होकर कुछ न कुछ कहने लगते हैं। उसके इस जो उस व्यवहार पे सब बहुत क्रोधित होते हैं। और अंत में जब ईश्वरी भी उसे डांटता है कि वीर तुम कितने व्हाट एन इडियट यू आर, तब वो कहता है कि मेरा नशा कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। यानी अभी तक वो जिस झूठे दिखावे में था, ज़मींदारी की बड़प्पन के एक शानो शौकत के नशे में था, वो नशा अब धीरे धीरे उसका उतर रहा था। तो ये थी कहानी जिसमें हम लोगों ने जाना कि ये नशा किस चीज़ का नशा था। ये इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी भारतीय समाज के मध्यम वर्ग को सचेत किया है कि अपनी वास्तविकता को त्याग कर ज़मींदार या शोषक वर्ग के छलावे में न जाएं। वे इस बात से परिचित थे कि यदि मध्यम वर्ग अपनी वास्तविकता से भटक जाएगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये थी नशा कहानी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।